Good morning to all of you. My name is Utkarsh and I am company secretary by profession. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CUET के PYQs जो कि आपके 2024 में के पेपर में आए थे, जो NTA में दिए गए थे। ठीक है, तो इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए इकोनॉमिक्स के हम PYQs जो हैं उन पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, 50 में से दो आपके पैसेज है जिनमें से पांच पांच क्वेश्चन जो है उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैश डेपिक्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब बात होता है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटे मतलब होता है व्हाट इज एक्चुअली प्लान्ड टू सेव, और व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट। यह आपके चैप्टर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, यहाँ मल्टीप्लायर कितना है 5, एंड द इंक्रीज इनकम इज रुपीज 800, इनकम की बात हो रही है, इंक्रीज इनकम इज रुपीज 800 इन एन इकोनॉमी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें चेंज इन द इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी देखना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वाई फॉर इनकम, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर दे रखा है, तो मल्टीप्लायर इज 5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ 800 करोड़, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमें क्या ज्ञात करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 8000 अपॉन 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 160 करोड़। बहुत सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है 160 करोड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये आपके इंडियन इकोनॉमिक्स में जो बैंकिंग है, बैंकिंग वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। क्वांटिटेटिव टूल्स, देखो इसको समझने से पहले हम कुछ आरबीआई के, जो आपका सेंट्रल बैंक है, उसके टूल्स समझते हैं। देखो आरबीआई जो कि आपका सेंट्रल बैंक है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के टूल्स यानी मेजर उपयोग करता है। दैट इज, वन इज क्वांटिटेटिव और सेकंड इज क्वालिटेटिव। ठीक है, हिंदी में अगर मैं तो ये मात्रात्मक और ये गुणात्मक उपाय। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में बेसिकली इसके टूल होते हैं CRR, SLR, बैंक रेट, MSF मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मेजर ये है। CRR क्या होता है, अब एक एक चीज समझते हैं। CRR वो चीज है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी हर एक जो बैंक है, जो हमारा नेशनलाइज बैंक है, उसको अपने सेविंग का कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व करना पड़ता है आरबीआई के पास। डेट इज 4%, अभी जो चल रहा है 4% जो उसका टोटल सेविंग है, उसमें से हमें 4% किसको जमा करना पड़ता है, आरबीआई को। इसको बोलते हैं CRR। ठीक है, SLR ये अभी 18% चल रही है, ये भी रिजर्व ही है, लेकिन ये है कि हम जो नेशनलाइज बैंक है, मान लो हमारा बैंक है PNB, तो जो PNB की जो पूरी नेटवर्थ है उसका 18% जो है वो खुद के पास सेव करेगा
इन फॉर द केस ऑफ इमरजेंसी। यानी 18% वो किसके पास सेव करेगा, खुद के पास। 4% किसके पास सेव रखेगा, आरबीआई के पास। बैंक रेट होती है जो कि एक इंटरेस्ट रेट भी होती है, ठीक है, जो कि आरबीआई अगर बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है तो एक इंटरेस्ट जो है वो लेता है बैंकों से, तो उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट, जो कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए दी जाती है, मोस्टली किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए। अब आते हैं मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी, इसको मोस्टली पैनल रेट भी बोलते हैं। वाई, क्योंकि जब एक्चुअली जो बैंकों को ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, जब वो कम या ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है कि उनको फैसिलिटी देता है कि वो एक दिन के लिए बोरो कर सकते हैं। तो वो जो एक दिन के लिए बोरो करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट जो उस पर लगाई जाती है आरबीआई के द्वारा, उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी, और ये पेनल्टी के रूप में भी इस पर लगाई जाती है। रेपो रेट, रेपो रेट में क्या हो रहा है कि जैसे बैंक रेट में तो जो है आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है नेशनलाइज बैंक को, लेकिन रेपो रेट में क्या कर रहा है कि रेपो रेट वो है जो कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज में ली जाती है। जब आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इन द मीन्स जब नेशनलाइज बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं तो वो जो रेट तय होगी उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेपो रेट में तो बैंक आरबीआई दे रहा है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, बैंक दे रहे हैं आरबीआई को। तो इस तरीके से जो है अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है इकोनॉमी में तो आरबीआई क्या करता है, इन सबको कम कर देता है, जिससे कि क्या हो, लिक्विडिटी बढ़े और मार्केट में जो है स्टेबिलिटी आए, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन कम होती ज़्यादा होती है तो वो उसको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो है आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या क्या होते हैं, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स जब हम कोई लोन लेने जाते हैं तो उसमें एक मार्जिन मनी पे होती है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने 100 करोड़ का लोन लिया है तो हमें उसमें से टोटल जो है, अगर हमने अप्लाई 100 का किया है तो हमें मिलेगा 80 करोड़, जो 20 करोड़ है वो मार्जिन मनी के रूप में रख दी जाएगी। तो ये जो डिसाइड करेगा वो आरबीआई, उसी को बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक होती है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कि आरबीआई बैंकों को निर्देश देगा कि वो जो अपने लोन्स है वो किस सेक्टर में ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा कराएं कि इंडस्ट्री में ज़्यादा कराएं। तो ये सब जो डिसाइड, अगर जो आरबीआई डिसाइड करके जो बैंकों को कहेगा उसको बोलेंगे क्रेडिट रैशनिंग। और एक होता है डायरेक्ट एक्शन भी, मतलब आरबीआई कभी कभार बैंकों पे ले लेती है जो कि आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, या जो बैंक का एक्ट है उसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, फिर आरबीआई उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन यूज करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आरबीआई के कंट्रोल यानी रेगुलेशन के टूल्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। ये तो आपके समझने के पर्पज से था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास इन्होंने 5 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए हम समझते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द सीआरआर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। अभी बताया ना कि क्वांटिटेटिव टूल्स का सेंट्रल बैंक क्या करता है, यूज करता है किसको, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यानी चेंज करने के लिए। अब आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी जो है क्वांटिटेटिव टूल्स है, लेकिन ये आउटराइट एंड अप्राउड नहीं होता। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ओएमओ बोलते हैं जिसको, ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ दो चीजें की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनको सेल और बाय किया जाता है, सेल और बाय उनको किया जाता है, ठीक है। तो ओएमओ में दो दो ही एक्टिविटीज होती हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग और बाइंग, ठीक है। ए फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ए फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई। तो बैंक रेट में कमी होने से क्या मनी सप्लाई डिक्रीज होगी? नहीं, ये नहीं होगा। देखो इसको समझते हैं।
अगर बैंक रेट कम हो रही है, बैंक रेट मैंने समझाया था आपको, बैंक रेट में क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म लोन की रेट होती है ये, यानी आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंकों को, उसकी ये रेट है। तो ये कह रहा है कि इफ फॉल इन द बैंक रेट, अगर मान लो पहले बैंक रेट 7% थी और अब उसको 6% कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि लोन्स जो है वो इजी हो गए हैं बाय करने के लिए। ठीक है, तो अगर लोन्स अगर इजी हो गए हैं बाय करने के लिए, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन्स लेगी अपने असेट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, अब ज्यादा लोन लेगी। ठीक है, लोन से क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होंगी, असेट्स क्रिएट होंगी, तो असेट्स क्रिएट करने में जो एक्सपेंडिचर होगा, इससे क्या होगा, मार्केट में मनी फ्लो होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई, नहीं ये डिक्रीज नहीं करेगी, उल्टा ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सेलिंग ऑफ ए बॉन्ड बाय आरबीआई लीड्स टू रिडक्शन, सेलिंग ऑफ ए बॉन्ड बाय आरबीआई लीड्स टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसे सही है, अगर आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट का एक तो एक जो बोलते हैं ना उसको, गवर्नमेंट का जो एक सेव रखता है, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स किसके पास रहते हैं, आरबीआई के पास ही रहते हैं। तो आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय द सॉरी सेलिंग ऑफ ए बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड सेल कर रहा है, आरबीआई सेल कर रहा है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई लीड्स टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, तो जो उसके पास रिजर्व है वो क्वांटिटी जो है उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच द गिवन लोन टू द कमर्शियल बैंक, अभी मैंने बताया कि आपको क्वांटिटेटिव टूल्स में, तो अगर अगर उनमें से कुछ भी वो चेंज करता है, तो इससे क्या होगा कि जो मनी सप्लाई जो चेंज रेट कहेगी जिसमें चेंज करेगा, तो ये क्या करेगा, लोन के भी कमर्शियल बैंक्स में भी चेंज हो जाएगा, उस रेट में भी चेंज कर देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, डी और ई, ए, डी एन ई, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ पैराडॉक्स ऑफ थ्रेट मीन्स, ये आपके एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा एक आपके बॉक्स में दिया गया है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रेट्स क्या होता है। तो ये आप लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देने से पहले जो है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेनी है 12th की। और इस बार तो आपके सिलेबस भी चेंज हो चुका है, और सिलेबस में जो आपका इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है उसको कम कर दिया गया है, और माइक्रो इकोनॉमी का जो पार्ट है वो बढ़ा दिया गया है। तो फुली ऑन बेस ऑफ 12th एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं एनसीईआरटी में से। तो आपको एनसीईआरटी को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको तो ऐसे रट लेना है। ठीक है, घोट लेना है अपने में। ठीक, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मींस, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है कि अगर पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द proportion of income they save, the total value of saving in the economy will not increase, it will either decline or remain unchanged। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये सीधी की सीधी डेफिनेशन दे रखी है उसमें। यहाँ पे ये कह रहा है कि द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, यानी यहाँ सेविंग को अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी will not increase, will not increase, it will either decline or remain unchanged। अब देखो इसको समझते हैं। देखो क्या होता है इकोनॉमिक्स में, एक फ्लो ऑफ मनी होता है। अगर हम किसी चीज को सेव कर लेंगे, यानी मान लो कि मेरे पास, मान लो मेरे पास है 100 रुपये। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और उसमें से मैंने सिर्फ 60 रुपये जो है अपने पास सेव कर लिए और सिर्फ 40 ही खर्च करे, तो 40 ही जो है वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। यानी मैं मान लो ये पेन भी लेता हूँ, तो मैंने 40 रुपये देकर ये पेन लिया। ठीक है, अब पेन लिया तो ये 40 रुपये गया इकोनॉमी में। अब वो पेन वाला क्या करेगा, उस 40 रुपये को किसी रॉ मटेरियल को खर्चे परचेस करने में खर्च करेगा, तो वो मनी कहाँ से, उसके इस तरफ से भी दूसरी जगह जाएगी। तो इस तरह जो है ये पूरा एक जो है सर्कल चलेगा, और इसी जो है मनी जो है ये जो रोटेट होती है इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी। ठीक है,
तो अगर हम ज़्यादा सेव करेंगे, सेव अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो मनी जो है वो भी मार्केट में ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनकम इंक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज दिस सेविंग, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज। ये क्या करेगा, देखो सेव करा, तो सेव करने से क्या होगा कि मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, तो रॉ मटेरियल वगैरह भी जो है डिक्लाइन होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल डिक्लाइन होगा तो इंडस्ट्री भी डिक्लाइन होगी, इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी तो वेजेस, जो सैलरी और वेजेस हैं लोगों की, वो भी डिक्लाइन होंगी, जो एम्प्लॉयमेंट में वो भी डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो इसका फर्क इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब सैलरी और वेजेस डिक्लाइन हो गए, तो जो हम पहले 100 रुपये हमें मिलते थे उसकी जगह अब हमें 60 रुपये ही मिल रहे हैं, और उसमें से 40 तो हमारा खर्चा ही है, तो सेव क्या हुआ, 20 ही हुए, जबकि हम पहले सेव कितने कर रहे थे, 40 सेव कर रहे थे। तो यहाँ पे सेविंग में कमी हुई कि बढ़ी, यहाँ पे सेव कम हो गए। तो ये कह रहा है कि इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, जबकि कम हो सकता है, या फिर यानी डिक्लाइन हो सकता है, या फिर रिमेन अनचेंज हो सकता है। तो इसका जो पैराडाइज ऑफ थ्रिफ्ट है, ये इसका मतलब यही है कि अगर हम सेविंग ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है इकोनॉमी में भी सेविंग बढ़ेगी, जबकि इकोनॉमिक में भी सेविंग कम होगी या सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4। नाउ नेक्स्ट, वापस इंडियन इकोनॉमी मोनेट बैंकिंग में से क्वेश्चन आया। देखो मैंने बताया था बैंक रेट क्या है, जो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है आरबीआई। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स का है, मिनिमम रेट एट विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है सेकंड ऑप्शन में है, तो बैंक रेट हो गया सेकंड। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैंने बताया था, एक दिन के लिए अगर जो है फैसिलिटी दी जाती है बैंकों को अपना जो सीआरआर और एसआरआर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह से पैनल इंटरेस्ट रेट की तरह यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट रेट है ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो ये हो गया 3, है ना। रेपो रेट, आज रेपो रेट मैंने बताया था आपको कि सिक्योरिटी आर प्लेड ऑर्डर टू रीपरचेज, ये वाला जो ऑप्शन है इसके लिए रेपो रेट यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन 1। और रिवर्स रेपो रेट यानी सेंट्रल बैंक जब बोरो करता है फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मैंने बताया था जब कमर्शियल बैंक जो दे रहे हैं फंड्स किसको, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक को। तो यहाँ पे यही लाइन है कि सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम किससे, कमर्शियल बैंक। तो ये होगी रिवर्स रेपो रेट, तो ये हो गया 4th। तो यहाँ पे हमें देखना है सेकंड, ठीक है, उसके बाद थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन बी इसका आ गया, ऑप्शन सेकंड। नाउ नेक्स्ट, हाँ अब कुछ एक जरूरी सूचना कि हिमालय एजुकेशन हब में जो, जैसे आज आपके सीयूटी एग्जाम की लास्ट डेट है, ठीक है, तो आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप एक तो हिमालय एजू हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सीयूटी हिमालय एजू हब, है ना। और या फिर नंबर पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोग ये टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपको इसकी पीपीटी भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ये हिमालय एजुकेशन हब यानी इंस्टीट्यूट की ऐप है, यहाँ पे आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज में क्या क्या है, कॉम्बो पैक है, साइंस का है, ह्यूमैनिटीज़ का है और लैंग्वेज एंड जीटी का है। इनकी सबकी प्राइस रिड्यूस कर दी गई है अभी, तो अभी 2749, 2999 और 1499, 499 जो है इसकी प्राइस कर दी गई है। तो आप सब लोग इसको परचेज कर सकते हैं थ्रू ऐप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। वापस आरबीआई यानी, ठीक है, इट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट रेट, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इज नॉट ए फंक्शन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इट एक्ट्स ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक है तो बैंकर है गवर्नमेंट का। ठीक है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स टू पीपुल, नो, पीपुल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये रेगुलेटर है। ये अदर बैंक को क्या करता है, रेगुलेट करता है और उन्हीं को जो है लोन्स देता है या डिपॉजिट देता है, बाकी पीपल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया 3, ये सही है, मतलब ये गलत हो गया। तो इट इशू द करेंसी, करेंसी भी इशू कौन ही करता है, आरबीआई ही करता है, तो ये भी सही है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। आर्टिकल
112 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, डील्स विथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 112 को क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसको आम बोलचाल में कहा जाता है बजट, जो कि किसका है? यूनियन का, यूनियन बजट। ठीक है, तो आर्टिकल 112 डील्स विथ यूनियन बजट। ठीक है, और अगर स्टेट बजट की बात करें तो स्टेट बजट किस में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 202। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 202 यानी 202 किसका है? ये स्टेट बजट का है, और यूनियन बजट का है आर्टिकल 112। All those elements which create liability and decrease the assets of government are known as revenue payment, revenue receipt, capital payment, capital receipt। देखो, कैपिटल रिसिप्ट है इसका आंसर। अब होता क्या है कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट में अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है डेप्ट, यानी जो लोन लेके हमें मिला है, और एक होती है नॉन डेप्ट। देखो, दो तरह की रिसिप्ट होती है, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो इधर अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज दोस विच कम्स फॉर ए 1 ईयर, यानी विच इज यूज फॉर 1 ईयर, यानी हमारा जो पीरियड होता है वो लगभग लगभग 1 साल का, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो रिसिप्ट होंगी, जो डे टू डे यूज में आ रही है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो। और कैपिटल रिसिप्ट यानी जो कि पूंजी से रिलेटेड है, जो कि लॉन्ग, जिसका नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, एक तो है वेजेस, ठीक है, एक हमारे पास है फर्नीचर। सिर्फ एक अकाउंटिंग के तरीके से हम समझना चाह रहे हैं। तो वेजेस क्या है कि वेजेस तो हमें हर महीने पे करने हैं। ठीक है, लेकिन फर्नीचर क्या हम हर महीने बाय करते हैं? नहीं करते। ठीक है, वेजेस, अगर वेजेस एक्सपेंडिचर या वेजेस हमें मिल भी रही है यानी रिसिप्ट है, तो वो हमें कब मिलेगी? हर मंथली मिलेगी। ठीक है, या कई तो डेली भी मिलती है। तो मंथली अगर हमें वेजेस रिसिप्ट हो रही है तो ये इसका नेचर क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म जो रिसिप्ट होंगी वो क्या होंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और यहाँ फर्नीचर की बात हो रही है तो इसको या तो हम एक बार खरीदेंगे टू द इनिशिएटिंग, या जो अगर हमारा कुछ फर्नीचर बिगड़ गया है तो हम उसको वापस रीपरचेज करते हैं। तो इसका जो पीरियड कितना होता है? लॉन्ग टर्म होता है। और जहाँ लॉन्ग टर्म की बात हो रही है वहाँ पे हो जाती है कैपिटल, क्योंकि ये हमारा पूंजी है, हम इसको यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। यहाँ पे बजट की बात हो रही है, तो बजट में जो कैपिटल रिसीप्ट होती है वो दो तरह की होती है। एक तो डेप्ट यानी गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, और एक नॉन डेप्ट से जो उनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, डेप्ट में इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब ये क्या है? एक्सटर्नल तो वो जो अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है अदर फॉरेन एंटिटीज से, जैसे कि आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, या अदर किसी कंट्रीज से, हमें जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, हमें फंड प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह का जो बोरिंग हो गई उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बोरिंग। और इंटरनल बोरिंग अगर गवर्नमेंट जो है जैसे आरबीआई से लोन ले रही है या कुछ और नेशनलाइज बैंकों से गवर्नमेंट जो है इंटरनली लोन ले रही है, उसको बोलेंगे इंटरनल डेप्ट। ठीक है, नाउ नॉन डेप्ट में जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है एक। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल करती है, यानी यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट मोस्टली यूज लिया जाता है पीएसयू। पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ जब से एंड 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट आई है, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बूस्ट किया है। उन्होंने क्या किया है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है यानी पीएसयूज हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है या जो लॉस में चल रही है, उनको उन्होंने सेल कर दिया मार्केट में, यानी उनको प्राइवेटली ओन कर दिया है, अपने शेयर बेच दिए और अपना जो है शेयर में जो है हिस्सेदारी कम कर ली है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि ओनरशिप गई है प्राइवेट हाथों में, और उसके बदले उन गवर्नमेंट को क्या मिला है?
पैसे मिले हैं, तो इस चीज को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी अपनी एसेट्स को सेल आउट करना। मोस्टली पीएसयूज को वो सेल करती हैं। एक दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको भी हम इसमें नॉन डेब्ट में रखते हैं कि यानी अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार बोरोइंग लेती भी है तो देती भी है, तो देने के केस में अगर उनको कुछ अमाउंट मिल रहा है दूसरी जगह से, तो वो भी इसमें ही आएगा नॉन डेब्ट में। तो इस तरीके की जो रिसिप्ट है उसको कही जाएगी कैपिटल रिसिप्ट। तो ऑल दोज एलिमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यस, अगर वो डेब्ट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, तो यानी क्रिएट लायबिलिटी। ये जो लोन लिया है उसको कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा, यानी ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड डिक्रीज द एसेट, और यहाँ पे नॉन डेट में अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी एसेट्स को बेच रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। तो अब आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट और व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। देखो ये क्या है एक्चुअली, ईयर्स हैं जो कि डेटाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें यह था, स्मिथसन एग्रीमेंट हुआ था 1971 में। स्मिथसन एग्रीमेंट क्या था, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज का एक एग्रीमेंट था, जिन्होंने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में जो फिक्स एक्सचेंज रेट थी, फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज करने के लिए ये एग्रीमेंट किया था, जिसको बोला गया था स्मिथसन एग्रीमेंट, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ने किया था, ठीक है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एक, हम कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करने का। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इस्टेब्लिश हुए थे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से। यहाँ पे सभी कंट्रीज जो है आई थी, और उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हमारा एक पर सभी कंट्रीज का एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए जो कि लोन प्रोवाइड्स कराएगा। तो वो आईएमएफ हुआ और एक वर्ल्ड बैंक हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो स्मिथसन एग्रीमेंट हुआ 1971 में, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, और 1945 में तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्रिएट भी हो गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ ये हुए था 1995 में, ठीक है, 1995 में। और गोल्ड स्टैंडर्ड ये सेट हुआ था 1870 में। तो अब हम यहाँ पे इसका क्रोनोलॉजिकल देखेंगे। सबसे पहले है 1870 यानी डी, सबसे पहले डी आया, फिर उसके बाद 1944 यानी बी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, फिर 1971 ए, और फिर 1995। तो डी बी ए सी किस ऑप्शन में है, डी बी ए सी सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। नाउ अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, when the price of domestic currency in term of foreign currency increase, it is called। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी की क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी ये मान लो कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है, और वो डॉलर, फॉरेन करेंसी मान लो डॉलर के बदले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सेकंड, यानी एप्रिसिएशन। और अगर यहीं अगर कम होती तो उसको बोलते डेप्रिसिएशन, यानी कम होना, ह्रास होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है वही एक्सचेंज रेट, प्लैग एक्सचेंज रेट। देखो पैक्ट का मतलब होता है फिक्स, तो यहाँ पे फिक्स क्या है, पैक, यानी अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फिक्स की जा रही है तो उसको बोलेंगे पैक एक्सचेंज रेट। तो पैक एक्सचेंज रेट हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी यहाँ पे हो गया ये ऑप्शन सेकंड, ठीक है। फिक्स किस में, सेकंड में। मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग जो अगर कोई गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को मैनेज कर रही है उसके फ्लोट्स को, तो उसको बोलेंगे मैनेज फ्लोटिंग। और इसको क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये घातक होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, मैंने बताया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या हुआ था, हमारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बने थे 1955 45 में, तो इसलिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस यानी ऑप्शन फर्स्ट।
और थर्ड एलिमेंट्स ऑफ बीओपी, बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंपोर्ट एक्सचेंज एक्सपोर्ट का बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ठीक है, एरर एंड ओमिशन ऑफ अकाउंट जो होता है इसका ऑप्शन होता है 4। तो यहाँ पे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, यानी चूज कर सकते हो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वुड रिजल्ट इन, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स यानी अगर हमारे वर्कफोर्स यानी जो हमारा वर्कर्स हैं यानी लेबर है उसमें कैजुअलाइजेशन हो गया है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स, नहीं, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है, वल्नरेबिलिटी मतलब उसका हास हो रहा है तो वो डिक्रीज करेगा उसमें, नहीं, जबकि वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि वल्नरेबिलिटी मतलब उसकी जो क्षमता है, जो उसका काम करने की क्षमता है उसमें क्या होगा, क्षमता का मतलब ह्रास होगा। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एक क्या है, एक आप कह सकते हो सिंबल है, यानी ये क्वांटिटेटिव मेजर है। तो वल्नरेबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी उसकी जो क्षमता है उसमें कमी होगी। तो इसका ऑप्शन होगा इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, इनके भी आपको सम सन याद होने चाहिए। ये हुआ था 1982 में। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट कब आया था, ये 2003 में। थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1961 में, 65 से 66। और नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ था 1949 में। अब जो है आप इसको मैच कर दो, सबसे पहले कौन सा हो गया, हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1949 यानी सबसे पहले अपना ऑप्शन डी। ठीक है, डी कहाँ है, डी थर्ड और फोर्थ में डी है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है सी 1961, फिर 1982 यानी ए, और फिर बी यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dash implies that resources extraction is not above the rate of regeneration of resources and the waste generated are within the assimilating capacity of the environment। यहाँ क्या कह रहा है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। रिसोर्सेज हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ से। रिसोर्स कहाँ से लेते हैं, हम अर्थ से लेते हैं। ठीक है, तो implies that is not above the rate of regeneration of resources। अगर मान लो हम अर्थ से 100 रिसोर्सेज ले रहे हैं और अगर अर्थ जो है 90 भी वापस रीजनरेट नहीं कर रही है तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो यहाँ कह रहा है रिजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कैपेसिटी होनी चाहिए एनवायरनमेंट की, उसको उसको रीजनरेट कर सके। तो ये जो कैपेसिटी होती है इसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ लिखेंगे कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट, यानी ये जो है इस रेट से ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट होनी चाहिए 80 या 85, 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन रिसोर्स एंड वेस्ट जनरेट विद इन द एस्टिमेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट, वापस कौन अपना पॉलिटी का। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 में बना था टू मेक फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, किसकी चिल्ड्रंस को, कौन से एज ग्रुप को, विच एज ग्रुप, तो ये होगा 6 to 14 यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या है कि कंपलसरी एजुकेशन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, ये हॉट टॉपिक रहता है इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअली अदर्स एग्जाम्स में। यहाँ सीयूटी में भी इसको प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन अब जो है आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड कर दी गई है, तो मैं प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी हायर टू लोअर लोअर। तो
हमें यहाँ देखना है कि कौन सी कैपेसिटी से कितना पावर जनरेशन होता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो होता है कोल बेस। कोल बेस यानी थर्मल। कोल क्या करता है? थर्मल पावर जनरेशन करता है। अराउंड 50% के आसपास जो है यही है। तो थर्मल पावर कैपेसिटी हो जाती है नंबर 1 पे। तो थर्मल किस पे आ गई? नंबर 1। ठीक है। फिर इसमें से सेकंड ऑप्शन रहेगा हाइड्रो। इसके बाद हम यूज करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो यानी वाटर के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये लगभग 16% रहती है इंडिया में। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हो गई हाइड्रो। थर्ड नंबर पे होगी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? जैसे सोलर आ गई, विंड आ गई, ठीक है, बायोमास आ गई, बायोफ्यूल हो गई। तो ये सब जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसमें आएगी। तो अभी सबसे ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी चल रही है। ठीक है। और राजस्थान, आपको पता ही होगा, राजस्थान इसमें टॉप कर रहा है। ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे हम इसको ले सकते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन सी आ गई? न्यू एंड रिन्यूएबल। और लास्ट हो गई न्यूक्लियर। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, इंडिया में। और राजस्थान का जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। तो मेन एक ही वही पावर प्लांट है और उससे शायद 980 मेगावाट की ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसका मतलब बहुत कम लेवल पे है। तो ये अपन फोर्थ पे डालेंगे। ठीक है। तो थर्मल यानी ऑप्शन बी, फिर सी, तो सॉरी सी नहीं, बी के बाद कौन सा आएगा? डी। बी के बाद आएगा डी, हाइड्रो आएगा ना। बी, डी, बी, डी, सी और ए। कहाँ है ऑप्शन? ये बी, डी, सी, ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन करेक्ट सीक्वेंस। वही वापस सन पूछा है। ठीक है। तो हमें सन याद होना चाहिए। कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। फेमा एक्ट आया था 1919 में, 99 यानी 1999। फेरा उससे पहले था, फेरा के बाद फेमा बना था। ठीक है, 1973 में फेरा। और एमआरटीपी आया था 1969 में। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा उसके बाद सी। तो डी सी बी ए यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक की बुक में से लिया गया है सीधा सीधा। वॉज इनिशिएट इन, क्या था ग्रेट लीफ कैंपेन? ग्रेट लीफ कैंपेन, जिसको हम जीएलएफ भी बोलते हैं, ये हुआ था चाइना में। क्या हुआ था? 1958 से 61 के आसपास जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हुआ था। और रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। इंडस्ट्रीज को जब इतना प्रमोट कर दिया, जिसके चक्कर में उन्होंने बाकी सभी एंसिलरीज जो अदर एक्टिविटीज थी उसको नेगलेक्ट कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर जो है वो पूरा डाउन हो गया चाइना का। और 1961 तक तो चाइना में भूखमरी और अकाल की सिचुएशन फैल गई। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जब हुआ था तो इसके कारण जो है चाइना में बहुत ज़्यादा फूड की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। तो इसी को बोला था ग्रेट लीप क्या फॉरवर्ड। और ये हुआ था 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगेन इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अभी मैंने बताया इसमें क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैसिव स्केल पे प्रमोट किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कहाँ पे हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री मेट्री मैसिव स्केल। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड, ये सेकंड। ठीक है। माओ जेदांग उसके बाद आया था। ग्रेट लीफ एडमिशन चाइना की बात हो रही है। और इसने क्या किया था? इसने ये कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आया था। माओ जेडोंग ने क्या किया था कि वहाँ के
जो स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ये कहा कि जो पुराने ट्रेडिशन है उनको छोड़ो और नए ट्रेडिशंस अपनाओ। तो इन्होंने क्या किया, टोटली कल्चरल रिवॉल्यूशन किया। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस द कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ जेडंग। ब्रॉन्टलैंड कमीशन ये बना था यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, आप लोगों को पता होगा, यूएन में। और इसका मेन मोटिव था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। किसको? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रही थी, सस्टेनेबिलिटी के थ्रू फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। किसको? फ्यूचर को। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? यानी हम रिसोर्सेज का इस तरह यूज कर रहे हैं कि जो है हम रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सकें। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, डेवलपमेंट। तो हम रिसोर्सेज को उस तरह, यानी यहाँ पे किसकी सोच रखी गई है? फ्यूचर जनरेशन की। तो प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन किसके थ्रू? ब्रेटलैंड कमीशन। और इसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोला गया था आवर कॉमन फ्यूचर। ये ब्रेटलैंड कमीशन की ही रिपोर्ट है, आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो ये चीज हो रही है वो किस में होगी? ओवर कॉमन फ्यूचर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पे है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वैसे तो 4 फेज, 3 फेज हम मोटा मोटी कह सकते हैं। तो अगर हम फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज जो हुआ था वो हुआ था 1967। कब हुआ था स्टार्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1967 से। इंडिया चाइना वॉर के बाद 1965 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हो गया था। तो 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? एम एन स्वामीनाथन द्वारा, ठीक है। 1967 से 1970 को इसको फर्स्ट फेज कह सकते हैं। और इसमें फर्स्ट फेज में हाई यील्डिंग करी गई थी। और हाई यील्डिंग किस पे? मोस्टली फोकस थी वीट पे। किस पे? वीट पे। और सबसे ज्यादा असर देखा गया था पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज जो पंजाब में और किसके ऊपर था? वीट के ऊपर, यानी गेहूं के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। फिर सेकंड फेज चालू हुआ था। सेकंड फेज को हम कह सकते हैं 1960 से, और सॉरी 1970 से 80, ठीक है। ये जो फेस है इसमें मोस्टली क्या किया था? एग्रीकल्चर जो है टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन किया गया था। और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में अडॉप्ट की गई थी इस फेज में। तो इसका सेकंड फेज का आंसर आ जाएगा, क्या होगा? 1970 टू 1980। 20 नंबर क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट 21 पे। ड्यूरिंग 1918 द ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इम्प्रूव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? क्या हुआ हमारे यहाँ? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई 67 में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसका इम्पैक्ट देखा गया। जहाँ पहले इंडिया जो है फूड में कैपेबल नहीं था, हम जो है फूड जो है इंपोर्ट करते थे। और जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो हमारा फूड क्या होता था? यूएसए से आता था। तो यूएसए ने हमारा फूड सप्लाई रोक दिया था। एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं जो है यूएसए में सप्लाई करता था, वीट। तो उसने उस टाइम जब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए क्या किया था यूएसए ने, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम जब बांग्लादेश के को अलग किया गया था, मतलब बांग्लादेश बनाया गया था उस टाइम, उसने वो सप्लाई, फूड की सप्लाई रोक दी थी। तो इसी चक्कर में जो है हमने फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन करा था। तो जब हम हमारे फूड में कैपेबल हो गए, फूड जनरेशन में, तो इसको देखते फिर पाकिस्तान में भी जो है रिवॉल्यूशन हुआ। और इसी को इसने क्या किया, तो ग्रोथ इन पाकिस्तान जो है इम्प्रूव हो गई थी 1980 में। और वो हुई थी एक गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के कारण जो है वो हुई थी। व्हेन देयर इज अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल, यानी सेल में अनएक्सपेक्टेड राइज हो रहा है, अचानक से सेल हमारी बहुत बढ़ गई है। मान लो पहले हमारी 100 यूनिट बिकती थी और हम एक अचानक से कितनी 800 यूनिट बेचने लग गए हैं। तो जहाँ पे 100 यूनिट थी वो सीधा कितने टाइम्स, 800 टाइम्स 800 यूनिट हम जो है बेचने लग गए। तो अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल क्या करेगा? वो क्या करेगा? अनएक्सपेक्टेड डी डिकम्युलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी जो हमारी इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक है उसमें क्या करेंगे? अनएक्सपेक्टेड कमी भी तो आएगी। तो हमारा जो स्टॉक बिकेगा मार्केट में तो स्टॉक तो कम होगा ही ना। तो यहाँ पे क्या करें? देयर विल बी अनप्लान डिकम्युलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, यहाँ पे फेस्टिव सीजन की बात हो रही है। द करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होता है? पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। करेंसी डिपॉजिट रेशो बराबर करेंसी विद द पब्लिक अपॉन करेंसी विद द बैंक। तो यहाँ पे अगर फेस्टिव सीजन की बात हो रही है, मान लो दीपावली का सीजन है, तो लोग बाग मतलब पीपल्स या हम ही क्या करते हैं, सबसे सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं, यानी शॉपिंग पे जाते हैं। और शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या होगा कि जो है हम बैंक से पैसा निकालेंगे, हमारा जो सेविंग था, और किसके हाथ में रखेंगे, हम खुद के हाथ में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमोनिटर तो हो रहा है डिक्रीज, यानी बैंक में पैसा कम हो रहा है, और वहीं फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताओ ड्यूरिंग फेस्टिवल द करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन वॉज क्रिएटेड इन, ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए। 1999 में यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। आपको पता होगा कितने सेक्टर इकोनॉमी होती है, टू होती है, थर्ड होती है, एक फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ब्रीफ देता हूँ। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, एक तो होता है हाउस होल्ड, और एक साइड होती है फर्म। ये मान लो ये हाउस होल्ड और ये फर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड जो है एक्सपेंडिचर कर रहा है, और फर्म क्या दे रही है, इनको गुड्स एंड सर्विस दे रही है। तो यहाँ पे अगर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस रिसीव नहीं करता है, फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड देता है। ठीक है, और फैक्टर सर्विस रिसीव किससे कर रहा है, फर्म से कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। हाउस होल्ड इन्वेस्ट विथ फर्म वाइल सेव्स, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करेगा। फर्म्स यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, इतना इजी। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, फर्म क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विस, और किसको दे रही है, हाउस होल्ड को दे रही है। तो यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और गवर्नमेंट का जहाँ रोल आ जाता है, वहाँ हो जाता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो थ्री सेक्टर इसमें कौन कौन से हो जाता है, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, और एक हो जाती है गवर्नमेंट। और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है, फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और एक चौथा होता है फॉरेन रिलेशन, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो जहाँ पे ओपन इकोनॉमी होती है, वहाँ पे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती ही होती है। और दुनिया में यानी वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो सभी जगह क्या है, ओपन इकोनॉमी है, कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं है, कोई सा भी देश क्लोज इकोनॉमी में नहीं है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की भी बात करें, तो वो भी क्लोज इकोनॉमी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका भी ट्रेड चलता है किसके साथ, रशिया के साथ या चाइना के साथ। तो हर कोई डिपेंड है एक दूसरे पे, तो क्लोज इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। तो ओपन इकोनॉमी में फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये वही एक्स एंटे और एक्स पोस्ट आ गया है। मैंने बताया था ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, आपका जो क्वेश्चन चैप्टर है एग्रीगेट सप्लाई, उसमें से सीधे सीधे दिया हुआ है। तो एक्स एंटे क्या होता है, एक्स एंटे सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली प्लान टू सेव ना, एक्स एंटे एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट हैज एक्चुअली हैपन, एक्स एंटे। ठीक है, एक्स पोस्ट सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली प्लान टू सेव। ठीक है, तो एक्स पोस्ट क्या कर रहा है, एक्चुअली प्लान टू सेव नहीं, एक्स पोस्ट क्या होता है, जो एक्चुअली हैपन होता है। ठीक है, पहला सॉरी, पहला सही है। एक्स एंटे सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट इज, एंटे की बात हो रही है ना, हाँ, एंटे इज व्हाट इज एक्चुअली प्लान टू सेव, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स पोस्ट सेविंग रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली प्लान टू सेव, नो, एक्स पोस्ट होता है जो एक्चुअली हैपेंड होता है। तो एक्स पोस्ट सेविंग डिपेक्ट्स व्हाट एज एक्चुअली
हैपेंड, यानी ए और सी इसका करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने कहा था आपको आर्टिकल 112 ऑल्सो कॉल्ड बजट, यूनियन बजट। तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, मेन बजट डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। कैपिटल रिसीप्ट मैंने आपको बताया, कैपिटल रिसीप्ट क्या होगा, कैपिटल रिसीप्ट यानी मैंने बताया था आपको कैपिटल रिसीप्ट से क्या होगी, लायबिलिटीज जो होगी वो तो क्या होगी, क्रिएट होएंगी, और फिनेंशियल असेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी लायबिलिटीज जो है रिड्यूस हो रही, क्रिएट हो रही है, और फिनेंशियल असेट्स जो है क्रिएट हो रही है, तो उसको कहेंगे कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल पेमेंट में क्या होगा, फिनेंशियल असेट्स जो है वो बनेंगी और लायबिलिटी रिड्यूस होंगी। फोर्थ, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। देखो दो सिचुएशन होती है, एक तो ट्रेड सरप्लस, एक ट्रेड डेफिसिट। व्हाट इज ट्रेड सरप्लस एंड व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, यानी हम क्या कर रहे हैं, सरप्लस की सिचुएशन में, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। ठीक है, और वेयर देयर इज अपोजिट सिचुएशन, यानी अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है किससे, इंपोर्ट से, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डेफिशिएट। और इंडिया जो है मोस्टली ट्रेड डेफिशिएट की सिचुएशन में ही रहता है, और सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिशिएट है हमारा चाइना के साथ, क्योंकि हमारा चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम है लेकिन इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारा चाइना से ही है। तो अगर ट्रेड डेफिशिएट की बात करेंगे तो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा, वहीं अगर हम यूएसए से हम क्या है, ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेड सरप्लस यानी सेकंड। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ हो जाएंगे, तो सेकंड इसका सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब आती है पैसेज की बारी। पैसेज, इन आवर क्वेस्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेज, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात हो रही है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, so we almost totally neglect the use of compost। यहाँ पे हमने किसको नेगलेक्ट किया है, कंपोस्ट को, एंड कम्प्लीटली स्विच ओवर द केमिकल फर्टिलाइजर पे हम कहाँ क्या कर गए हैं, स्विच कर गए हैं। द रिजल्ट इज दैट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी लैंड हैव बीन एडवर्सली अफेक्ट, यानी हमारी प्रोडक्टिव लैंड जो है अफेक्ट हो रही है, कैसे, एडवर्सली। वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर सिस्टम हैव सफर ड्यू टू, ग्राउंड वाटर सिस्टम क्यों सफर कर रहा है, ड्यू टू केमिकल कॉन्टेमिनेशन एंड डिमांड ऑफ इरिगेशन, ड्यू टू कंटामिनेशन और डिमांड ऑफ इरिगेशन बीन गोइंग अप, इरिगेशन भी हो रही है अप। ठीक है, फार्मर्स इन लार्ज नंबर ऑल ओवर द कंट्री हैव अगेन स्टार्टेड, वापिस इन्होंने क्या किया है, कंपोस्ट को वापस स्टार्ट किया गया, और किसके थ्रू, ऑर्गेनिक वेस्टेज के थ्रू। ठीक है, इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री कैटल आर मेंटेन, कैटल स्पेशली मेंटेन की जा रही है, क्यों, क्योंकि कंपोस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बिकॉज द प्रोड्यूस डंग विच इज एन इम्पोर्टेंट, डंग क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल कंडीशनिंग। और उसके बाद अर्थवॉर्म्स कैन कन्वर्ट, अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में करते हैं फास्टर देन नॉर्मल कंपोजिंग। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, केचुए। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा फास्ट जो है कंपोस्ट करते हैं। ठीक है, देन द सिविक अथॉरिटीज, यानी हमारी जो अथॉरिटीज है, आर बेनिफिट टू एज दे हैव टू डिस्पोज रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। जहाँ उनका वेस्ट की क्वांटिटी 100 होती थी, अब उनके वेस्ट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगी, क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए। वी आर कम टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज सिविक अथॉरिटी गेटिंग बेनिफिट ड्यू टू बायो कंपोस्टिंग। तो अभी अपन ने लास्ट में देखा था, बायो कंपोस्टिंग से क्या हो रहा है कि दे हैव टू डिस्पोज रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे, दे हैव टू डिस्पोज रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 4। देखो पैसेज उन सबके लिए सही है जिनका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत अच्छा है, ये फुल टू फुल मार्क्स होते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्न विद द पैसेज। ठीक है, इसमें से सही करना है। अर्थवॉर्म टेक्स इक्वल टाइम नहीं लेता है, हमने देखा था, अर्थवॉर्म का पढ़ा था, अर्थवॉर्म कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट फास्टर देन द नॉर्मल कंपोस्टिंग, यानी फास्टर। तो इक्वल कैसे होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, फास्टर होगा। तो
तो अर्थवॉर्म टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट, मोर टाइम भी नहीं लेता है, ठीक है। अर्थवॉर्म टेक्स लेस टाइम टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट विद रेस्पेक्ट टू, तो लेस टाइम ही इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो मेक फास्ट जो है कंपोस्ट कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर बॉडी इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर सिस्टम है सफर ड्यू टू हमने देखा था वाटर बॉडीज क्यों सफर कर रही है, वाटर बॉडीज यहाँ थे ना, ग्राउंड वाटर सिस्टम है सफर ड्यू टू केमिकल कॉन्टामिनेशन, तो केमिकल कॉन्टामिनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि केमिकल कॉन्टामिनेशन एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ इरिगेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नाउ 31 इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैटल आर मेंटेन्ड ओनली बिकॉज दी, हमने पढ़ा था कि कैटल पार्ट में कंट्रीज में कैटल मेंटेन कर रहे हैं क्यों? कंपोस्ट करने के लिए। ये देखो कहाँ गया, in certain parts of the country cattle are maintained only because they produce dung which is an important fertilizer and soil conditioner, ठीक है। तो यहाँ पे इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ कंट्री कैटल आर मेंटेन ओनली बिकॉज दे प्रोड्यूस मिल्क, नहीं मिल्क की बात नहीं हो रही, दे प्रोड्यूस डंग विच इज एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर एंड सॉइंग कंडीशन, वो डंग करेंगे तो वो क्या होगा, मेक कंपोस्ट को ज्यादा बेस्ट बनाएगा और जल्दी बनाएगा, ठीक है। व्हाट शुड द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, तो हम इसमें से देखते हैं बायो कंपोस्टिंग, ये सही लग रहा है। बायो पेस्ट कंट्रोल की बात नहीं हो रही है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, नहीं इसकी बात नहीं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं। यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल है वो बायो कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग की तो बात हो रही, बायो यानी नेचर के थ्रू यानी नेचुरल। नेक्स्ट पैसेज, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, हमारे पास ब्रिटिश रूल से पहले एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। दो एग्रीकल्चर वाज द इंडिया मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर क्या था, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, अभी भी कई जगह मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही है फॉर मोस्ट पीपल। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स, किसके लिए जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड। कौन कौन से फील्ड, यहाँ देखने वाली बात है, कॉटन है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, मेटल है और प्रीशियस स्टोन, पांच चीजें हो गई, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क एक्सेप्ट। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of Indian economy interest of their home country। देखो यहाँ पे बात करेगी द इकोनॉमिक्स पॉलिसी परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वर्क किस पे कंसर्न था, मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, यानी ब्रिटिशर्स खुद के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट की, नहीं खुद का होम कंट्रीज को प्रोटेक्शन की। सच पॉलिसी ब्रॉट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन्होंने क्या किया, कंट्री इनटू ए सप्लायर ऑफ, मतलब कंट्री को क्या बनाने की वजह सप्लायर बना दिए रॉ मटेरियल का, यानी हम यहाँ से क्या ब्रिटिश यहाँ से क्या करके जा रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं और यहीं पे आके उसको फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एन सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, वो क्यों कैलकुलेट करेंगे इंडिया नेशनल पर कैपिटा, some individual attempts किया which were made to measure such income yielding conflict and constituent among them कौन कौन से हैं, दादा भाई नारोजी है, विलियम डिकबॉय है, फिनले श्रीवास है, वी राव है एंड आरसी देसाई है। इट वाज रॉ था जो फर्स्ट एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उन्होंने पहली बार एस्टिमेट किया था, कंसीडर वेरी सिग्निफिकेंट। However, most study did find that the country's growth of agricultural real output during the first half of the 20th century was, यानी इन्होंने एस्टिमेट किया कि कितना था, लेस देन 2% कपल विद ए मैगर ऑफ 0.5% ग्रोथ, यानी 2% तो और कपल किसका, मैगर विथ 0.5% ऑफ ग्रोथ, इन्होंने ये एस्टिमेट किया गया। नाउ कम ऑन क्वेश्चन पे आते हैं।
बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। मैंने बात बताया था वहाँ 5 तरह के प्रोडक्ट्स थे। तो कॉटन, सिल्क, खादी नहीं था। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी नहीं थे। इंजीनियरिंग गुड्स एंड प्रीशियस मेटल नहीं। कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, ये 5 तरह के प्रोडक्ट्स पे वेल नोन था इंडिया। ठीक है, जिसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सही है, मैंने पहले भी कहा था, वो उनके लिए पैसेज बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, what kind of interest was the colonial government concerned with in the economic policy of industry? ठीक है, तो वो किस लिए, क्या उनका कंसर्न था? ठीक है, तो मेनली वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे होम कंट्री को। तो यहाँ पे टू प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कभी नहीं। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया नहीं। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ना, along with their own in provide protection and promotion of the economic interest of their home country। वो खुद के लिए तो काम कर रहे थे, ठीक है, होम कंट्री के लिए। तो इसका आंसर हो गया 4। चूज द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट इंडिया नेशनल इनकम, किसकी इन्होंने की थी? तो 5 जने थे, दादा भाई नारोजी, विलियम डिकबर्ग, फिनले श्रीवास, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट वाज द कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एंड, हमने लास्ट लाइन में देखा था पैसेज की कि क्या था, लेस देन 2% कपल विद मेगर विथ 0.5% ग्रोथ। तो अगर इसकी बात करें हम, क्या था? द कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, नहीं, कपल इन 1%। The country's growth aggregate real output was less than 2% coupled with a MAGRI 1.5, नहीं, हाफ की बात हो रही थी। द कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2.5%, 2.5 नहीं, 2% ही है। द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2% कपल विद ए मेगरी 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज अबाउट इंडियन स्टेटिक प्रोडक्ट? ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स वर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड चीप इन द वर्ल्ड वाइड ना। इसका देखो हम पैसेज में देखते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा, these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all imports from India। यानी फाइन क्वालिटी भी और मटेरियल यूज और हाई स्टैंडर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो इंफीरियर क्वालिटी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स वर प्रमोटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड compete विद अदर कंट्रीज मार्केट आल्सो नो। इंडियन प्रोडक्ट एंजॉय a worldwide market based on quality of material used and the high standard of craftsmanship। the product raw material for primary goods, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। now next, is a market where dash is a market where economic agents can freely, इकोनॉमिक एजेंट्स की बात हो रही, कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट विद ईच अदर। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है? यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज ऑफ, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन एनसीईआरटी से ली हुई है, is the change in the total unity due to consumption of one additional unit of commodity। ये सही है, पूरी की पूरी डेफिनेशन। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरेक्ट इज इधर नहीं, इसमें कभी भी कर्व्स जो है एक दूसरे को क्या इंटरेस्ट को नहीं काटते। तो ठीक है, ये एक ऑप्शन गलत हो गया, तो ये नहीं है। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स जीरो एट द लेवल व्हेन द टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सेम लाइन लिखी गई है आपके एनसीईआरटी में, और ये ऑप्शन सही है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अफेक्ट इंडिफरेंस कर्व, नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिफ्लेक्टिव सब्स्टिट्यूट डज नॉट अफेक्ट इंडिफरेंस कर्व, ये अफेक्ट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है, कभी भी जो स्लोप है वो इस तरह का होता है, तो लेफ्ट टू राइट। तो चूज द करेक्ट ए सी और ई, ए सी और ई कौन में है? ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका सही आंसर हो गया। लिस्ट इक्विलिब्रियम मैच करना है हमें। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जब सब चीजें और इक्वल है ऑल कंज्यूमर और फर्म के लिए, तो यहाँ पे प्लान्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक कंज्यूमर एंड फर्म इन द मार्केट मैच, ये बिल्कुल करेक्ट है। इक्विलिब्रियम की मतलब है कि सबके लिए सेम है। एक एक्सेस सप्लाई, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मार्केट डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे देखो कहाँ है, डिमांड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, तो एक्सेस सप्लाई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका 1। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स यानी निकृष्ट यानी बहुत ही लो क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, सस्ते गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। तो डिमांड डिक्रीज वेयर एन इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए अभी जैसे हम आप किसी के भी एग्जाम मेरी बात करें कि अगर मेरी सैलरी अभी 35,000 है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फ़ोन लेना है तो मैं क्या आईफोन पे स्विच करूंगा? नहीं, मैं आईफोन पे स्विच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है। वेयर अगर, तो मैं क्या करूंगा, या तो एमआई या इस तरीके का कोई फ़ोन करूंगा, खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरी सैलरी मान लो कि 1 लाख से अबव हो जाती है, तो क्या मेरे लिए आईफोन खरीदना इतना हार्ड रहेगा? नहीं, मैं इजीली आईफोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंफीरियर गुड्स को मैं फिर वहाँ पे, यानी एमआई का फोन मैं क्यों लूंगा, फिर क्या लूंगा मैं? एमआई। तो यहाँ पे बात हो रही कि सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। नहीं, इंफीरियर गुड्स क्या होगा? इम्पोजिशन अपर लिमिट नहीं, डिमांड डिक्रीज। हाँ, तो इंफीरियर गुड्स की क्या होगी? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी विद एन इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इनकम जैसे ही बढ़ेगी, उसकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा सेकंड। और प्राइस सीलिंग, यानी हम सील कर रहे हैं प्राइस को, तो अपर लिमिट लगा रहे हैं बाय गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, तो इसका हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, कहाँ पे? फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। नेक्स्ट, when elasticity of demand curve is 1 at every point, the demand curve, the curve is known as, ये यूं क्यों आपके 2.1 जो है आपके चैप्टर नंबर वहाँ पे दे रखा है। परफेक्टली डिमांड कर्व, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम नंबर सी जो है इसका है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इनइक्वालिटी, P1x1 plus P2x2 is less than and equal to M is called the budget constant। ये भी आपके एनसीईआरटी नंबर चैप्टर 2.2 में क्लियर एक बॉक्स में नीचे दे रखी है, पूरी की पूरी फॉर्मूला दे रखा है और उसके नीचे एक्सप्रेशन दे रखा है, जिसको क्या बोला जाता है? बजट कांस्टेंट। Choose the correct explanation from the above. Adam Smith is the father of modern economics. Yes, बिल्कुल, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। जेम किम गेव द थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड कॉस्ट। यस, जेम किम्स ने ही ये थ्योरी दी थी। फोर्थ सेक्टर मॉडल मैंने बताया था आपको। फोर्थ सेक्टर में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं, फिर फर्म होती है, फिर गवर्नमेंट होती है, और एक जो है एक्सपोर्ट यानी फॉरेन ट्रेड होता है। तो यहाँ पे फोर्थ सेक्टर मॉडल में यहाँ पे कंजम्पशन है, कंजम्पशन कौन करेंगे? हाउस होल्ड करेंगे, सही है। इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे? फर्म करेंगे, सही है। गवर्नमेंट, जी से गवर्नमेंट हाई गया, और एक्स माइनस एम यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो यहाँ चारों फैक्टर इसमें हैं, तो ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है, ये भी सही है। स्टोर ऑफ वैल्यू इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो वो कहीं भी अटकने वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीअरेंज द गिवन स्टेटमेंट इज प्रॉपर क्रॉनिकल सीक्वेंस, यानी वही वापस जो डेटा क्वेश्चन आ गया, सन याद होना चाहिए। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट गिवन बाय कीन्स कब दी गई थी? 1936 में। महानोबिस वाज मेड फेलो ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी 1945 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, ये एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में। और द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस ऑफ कीन्स, ये दी थी 1919 में। तो अगर हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, फिर आएगा ऑप्शन डी, फिर ए, और फिर बी। तो सी डी ए बी किस में है? सी डी ए बी ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड, अगर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जीरो, ट्रेड जीरो, गवर्नमेंट जीरो, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जीरो, तो यहाँ पे जिसमें जीरो है, जी बराबर टी बराबर एम एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं है वहां पे सब नील। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज डॉलर 1100 एंड द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इज 1000। तो व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नेशनल इनकम का टॉपिक है। जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 1100 अपॉन रियल जीडीपी कितनी है? 1000। तो ये हो गया 1.1। 1.1 ऑप्शन नंबर 2, फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर 1.1। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टॉक आर डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, स्टॉक आर डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यस दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो रखा है। फ्लोज आर डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, सिर्फ स्टॉक्स आर डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर ऑफ टाइम, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टाइम, ये सही है, यानी ऑप्शन डी बी। और अच्छा, जीवीए एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ये भी नेशनल इनकम का आपका टॉपिक है। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला है और ये यहीं पे ये ही दे रखा है, तो यानी ये भी सही है। तो ए बी डी और ई किस ऑप्शन में सही है? बी डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if supply of final goods is assumed to be infinity elastic at constant price over a short period of time, aggregate output is determined solely by the aggregate demand is called effective demand। ये आपके एनसीईआरटी से सीधा सीधा बॉक्स से उठाया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड सॉली बाय द एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट आउटपुट किससे डिटरमाइन हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड से, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, यानी बहुत ही प्रभावी जो है वो मांग रहेगी। नेक्स्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होती है? यानी रियल इंटरेस्ट रेट इनटू इन्फ्लेशन, ये होती है नॉमिनल। और अगर यहाँ पे अगर रियल पूछी होती तो रियल कैसे निकलती? रियल कैसे निकलती? नॉमिनल में से अगर इन्फ्लेशन हम लेस कर देते तो रियल इन्फ्लेशन रेट और रियल इंटरेस्ट रेट निकल जाती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रियल इंटरेस्ट रेट इनटू इन्फ्लेशन रेट, ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एमपीएस मार्जिनल प्रॉफिट सेव इज इंक्रीज फ्रॉम 0.4 से 0.5 हो गई है। व्हाट वुड द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर में क्या इम्पैक्ट करेगा? मल्टीप्लायर जो के, इसका फॉर्मूला होता है के 1/1 माइनस सी इजिकल टू 1/s। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0.4 को मैं अगर 2/5 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2/5 ओ 5/2 यानी 2.5। तो 1/1 माइनस सी मतलब 2.5 और 1/s कितना है? 1/0.5, तो ये हो जाएगा बराबर 2। तो 2.5 से ये हो रहा है 2, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वुड बी इंक्रीज, नो। द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वुड रिमेन सेम, नो। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर अंडर विद द गिवन इंफॉर्मेशन, द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वुड बी डिक्रीज, और ये इसका आंसर है 4। तो नाउ दिस द सीक्वेंस ऑफ PYQs इज एंड। उम्मीद करता हूँ मैं आप सबसे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।